देखने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एट द एंड अगर आप चाहते हो कि हम आपको पर्सनली देखें और आपको सारी चीज़ें सिखाएं, तो आप जो एंड में लिंक आएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के रजिस्टर करिए। हम आपसे जुड़ेंगे और आपको पर्सनलाइज तरीके से ट्यूशन्स देंगे हमारे एनजीओ की तरफ से। ठीक है, तो मैंने समझा राइट। सो ये आपने क्या समझा इस चैप्टर में, आपको क्या करना है, उसे लिखना है। ओके, उसे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण वाला आपको वीडियो दे देता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने समझा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या समझे हो आप। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सभी तत्वों को ईश्वर द्वारा एक अलौकिक शक्ति के रूप में बनाया गया है ना। तो आपने ये समझा कि इस पूरी दुनिया में जो है ईश्वर ने सबको बनाया। तो ये लिख सकते हो आप, हमें इंसानों की बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी इंसानों से प्यार करना चाहिए क्योंकि सभी एक है, बराबर। तो ये पोयम से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होनी चाहिए। ठीक है, तो और एक और शब्द वाटिका में आपको यहाँ पे बताया गया है नए शब्द। क्या देखा आपने इस पोयम में? बेश मतलब रूप, पोशाक। ठीक है, जैसे आप हिंदू अलग तरीके के कपड़े पहनता है, मुसलमान अलग तरीके के कपड़े पहनता है, हम घर में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, बाहर जाते समय अलग तरीके के कपड़े पहनते। तो पोशाक जो कपड़े होते हैं, बेश पोशाक। नहर सिंचाई के लिए कृत्रिम माध्यम। ठीक है, अगर आपने कभी खेती देखी होगी तो वहाँ पर एक नहर होता है, पानी जैसे नदी से पानी निकल करके छोटे छोटे नहरों और नालों से आपके खेती तक पहुँचता है। तो जो नदी से छोटा सा पानी आपके खेती की तरफ मोड़ा जाता है उसे नहर कहते हैं। ठीक है, रंगभूमि या रंगमंच जो स्टेज होता है ना, जहाँ पर एक्टिंग होती है, तो ये पूरी दुनिया एक एक्टिंग ही है। सब लोग अपना अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स का रोल प्ले कर रहे हो, एक माता, एक जो बेटे हो आप जिनका, उनके बेटे होने का रोल प्ले कर रहे हो। तो सब लोग अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया जो है एक नाटक है ना। तो एक रंगमंच है। ओके, विशाल बहुत बड़ा, विशाल मतलब बहुत बड़ा। ओके बच्चों, और यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे दिया गया है वाचन जगत से संकेत स्थल पर। संकेत स्थल मतलब वेबसाइट पर जाकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खादी प्रौद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दे के आधार पर भाषण दो। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पर गूगल करके पता लगाना है कि धागा कैसे बनता है, निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है और वितरण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा आर्टिकल निकाला है आप लोगों के लिए। तो ये है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक, सो नहीं, ये नहीं है, एक आगे वाला है आपके लिए। मैंने यहाँ पे कहाँ से इंफॉर्मेशन, राइट। सो महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। ये उस वेबसाइट में लिखा गया है बच्चों। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास करना है। ठीक है, खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कापस की खेती की आवश्यकता पड़ती है। तो कापूस पता है ना आप लोगों को, कापस का जो है खेती होता है और उससे जो है धागा बनाया जाता है। ठीक है,
पौधों से कापस निकाला जाता है, उस कापस की छरके पर कत, कताई की जाती है, जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़े की बुनाई होती है, उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इस तैयार कपड़े को खादी की दुकानों में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है और फिर इस कपड़ों का विक्रय होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पहले क्या होता है। कापूस जो है, पहले तो ये जो संस्था है वो कहाँ पर है, मुंबई में है ना। और उस संस्था में कापूस के माध्यम कापूस आता है, और कापूस कहाँ से आता है, खेती से आता है। खेती में कापूस उगाया जाता है, उस उगाए हुए कापूस को फैक्ट्रियों में ला करके, चलिए मैं इसको ना एक छोटा सा वीडियो से आपको बताता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या है, एक कापूस का खेती है पूरा, है ना। देखो यहाँ पर ऐसे, राइट, ये कापूस है। और कापूस, ये देखिए ऐसे कापूसों में भर करके इन्हें क्या किया जाता है, फैक्ट्री में लेके जाता है, फिर उसे ऐसे छोटा छोटा करके अलग अलग करके उन्हें जो है इस फैक्ट्रियों में डाला जाता है। ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं जो हैंडलूम्स होते हैं, तो इन्हें फिर ऐसे धागा बनाया जाता है इनका, है ना। ऐसे धागा बनाने के बाद देखिए इसे ग्राइंड किया जा रहा है, फिर अलग अलग, फिर उसे जो है बुना जाता है इस तरीके से कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, इन्हें हैंडलूम्स कहते हैं, हैंडलूम्स और लूम्स कहते हैं बेसिकली, जहाँ पर कपड़ा जनरेट होता है। देखिए पूरा कपड़ा अलग अलग कलर्स, अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, फिर उन्हें कलरिंग किया जाता है जैसे रिक्वायरमेंट होती है, फिर उनके ऊपर कलर्स वगैरह बनाए जाते हैं ऐसे, है ना। देखिए वहाँ पे फिर उन्हें जैसा चाहिए वैसा सिलाया जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके से सिला करके उन्हें क्या किया जाता है, मार्केट में भेजा जाता है, बड़े बड़े दुकानों में, फिर वो छोटे दुकानों में जाता है और फिर वो जिन्हें चाहिए उन तक पहुंचाया जाता है। आई बात समझ में बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, तो ये था वाचन जगत से संबंधित। अब स्वयं अध्ययन करना है आपको, किसी महिला संत की जीवन अंतरजाल से ढूंढकर लिखो। अंतरजाल मतलब इंटरनेट से ढूंढ करके आपको किसी महिला का इंफॉर्मेशन, महिला संत का इंफॉर्मेशन निकालना है। तो चलिए जाते हैं और निकाल के लाते हैं। ठीक है, जानाबाई बच्चों, जानाबाई जो है एक महाराष्ट्र की, जानाबाई जिन्हें संत जानाबाई के नाम से जाना जाता है, एक मराठी धार्मिक कवि थे जिनका जन्म 13वीं शताब्दी में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो जा जाति की सीढ़ी के नीचे आता था। मतलब उस समय तो जाति वगैरह बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो वो नीचे के जाति के थे। जब वह अभी भी एक बच्ची थी, तो वो एक जब भी छोटी सी थी, उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके पिता अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे पंढरपुर ले गए, जहाँ उसने नामदेव के माता पिता दमशेती और गोनाई के घर में एक नौकरानी के रूप में काम किया, जो एक प्रमुख मराठी बन गए, है ना। तो उस ज़माने में जो है ये बहुत बड़े थे नामदेव जी, राइट। और धार्मिक कवि जानाबाई शायद युवा नामदेव से थोड़ी बड़ी थी, तो थोड़ी सी ही बड़ी थी वो। नामदेव तो बहुत बड़े संत थे और जीवन भर उनकी सेवा करती रही, तो पूरी ज़िंदगी वो उनका सेवा करती रही। पंढरपुर के धार्मिक वातावरण और विशेष रूप से जानाबाई के नियोक्तों के घर में भगवान विट्ठल विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और एक कवि के रूप में प्रतिभा ने जानाबाई को खिलखिला दिया। ठीक है, तो एक कैसे उनके घर में विष्णु भगवान की बहुत पूजा होती थी, और वो अपनी भक्ति से, जो विष्णु भगवान के लिए उनकी भक्ति थी, तो उससे वो अपने सारे लोगों को खिलखिलाती, मतलब सब लोगों में वो पहचान में आने लग गए। हालांकि उनकी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, मतलब वो कुछ ऐसे स्कूल जाकर के कभी उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। उन्होंने आरंभ रूप के बड़ी संख्या में छंदों की रचना की। ठीक है, छंदों की रचना की उन्होंने, जो नामदेव के अपने कार्यों के संग्रह में शामिल होने के
परिमाण स्वरूप बच गए। ठीक है, तो कैसे वो नामदेव ने जो लिखे थे उसके अंदर उनका भी समावेश हो गया, और इसकी वजह से उनका नाम भी और उनके जो ग्रंथ लिखे हुए थे वो भी बहुत प्रसिद्ध हो गए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको?